हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। क्या पढ़ने वाले हैं? ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की जो ऋग्वैदिक कालीन लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत आखिर हमें किस किस पहलुओं को पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सामाजिक जीवन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो सामाजिक जीवन की आवश्यकता क्यों होती है। तो एक समाज को चलाने के लिए किसको, जैसे एक मानव समाज है, इसको चलाने के लिए कुछ नियम या कानून की आवश्यकता होती है, और यही नियम कानून इस सामाजिक जीवन के अंतर्गत नियत किए जाते हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन के अंतर्गत इन नियमों को ही रखा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत आखिर हमें किन किन पहलुओं को पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहलुओं को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक वर्गीकरण कि इनका सामाजिक वर्गीकरण किस प्रकार का था। फिर हम पढ़ेंगे पारिवारिक जीवन कि इनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का था, परिवार की इकाई क्या थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि खान पान की ये किस प्रकार के भोजन का उपयोग करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। इसके बाद यदि आगे बात करें तो हम इसके बाद इनके रहन सहन के बारे में चर्चा करेंगे, कहां पर रहते थे, क्या पहनते थे, ये सभी चर्चा करेंगे। और इनके हम मनोरंजन के साधन के रूप में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनके इस समय की महिलाओं की जो समाज में स्थिति थी, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। किनकी? महिलाओं की स्थिति के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे और एक एक पहलू को समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से इनका सामाजिक जीवन था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामाजिक वर्गीकरण कि इनका आखिर समाज किस प्रकार वर्गीकरण था, कितने वर्णों में विभाजित था। तो इनका हम सामाजिक वर्गीकरण पढ़ते हैं। यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, जो आर्यों का सामाजिक वर्गीकरण था वह किस पर था? वह था वर्ण व्यवस्था के आधार पर। जब मतलब आर्य बिल्कुल भारत में आए ही थे, प्रारंभ में ही आए थे, तब उनका सामाजिक वर्गीकरण जो था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग। देखिए, जब आर्य जो कि बाहर से आए हुए थे, तो जब उनमें से जो बाहर से आए हुए आर्य थे उनका रंग गोरा था, जबकि जो यहीं के थे उनका रंग काला था। तो इस प्रकार इन्होंने समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से? एक तो कर दिया इन्होंने गौर वर्ण, और एक इन्होंने कर दिया श्याम वर्ण। गौर वर्ण का मतलब होता है कि जो लोग गोरे थे, और श्याम वर्ण का मतलब है कि जो लोग काले थे। तो इस प्रकार से इनने अपने समाज का वर्गीकरण सबसे पहले वर्ण के आधार पर करा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यह सामाजिक जो वर्गीकरण है, यह वर्ण के आधार बाद चयन के आधार पर होने लगा। किस पर होने लगा? चयन के आधार पर। चयन के आधार पर कैसे, तो देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद का एक मंडल है जिसका नाम है 10वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल? तो 10वें मंडल। ठीक है, 10वें मंडल जिसका नाम है क्या? पुरु सूक्त। क्या नाम है? पुरु सूक्त। इसमें जो है चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना बताई गई है, मतलब चतुर्वर्णीय समाज को बताया गया है। क्या? चातुर्वर्ण समाज को बताया गया है। वो चातुर्वर्ण कौन कौन से थे, तो वो उनको देख लेते हैं हम। तो ये चातुर्वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों
वर्ण थे और यह वर्ण कैसे थे, मतलब यह वर्ण विभाजन कर्म प्रधान था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, कर्म प्रधान था, मतलब जो जैसा कर्म करेगा उसी को उसके कर्म के अनुसार वर्ण प्राप्त होगा। जैसे कि अगर कोई शिक्षा देने का काम करता है या पढ़ाने पढ़ाने का काम करता है तो उसे ब्राह्मण का वर्ण दिया जाएगा, यदि कोई रक्षा करने का काम करता है तो उसे क्षत्रिय का वर्ण दिया जाएगा, यदि कोई जो है तो वो खेती किसानी या कुछ व्यापार करता है तो उसे व्यस्त का वर्ण दिया जाएगा, और जो इन तीनों वर्गों की सेवा करता है उसे शूद्र का जो है वर्ण वो प्रदान किया जाएगा। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त मंडल है इसमें कहा गया है कि एक ब्रह्म पुरुष, मतलब एक, यदि हम बात करें तो एक ब्रह्म पुरुष है, उसके जो मुख है यहां से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, जो भुजाएं हैं उसकी, जो भुजाएं हैं यहां से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और जो जंघा है वो वहां से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और जो पैर हैं इनके, जो मतलब पैर हैं और वहां से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो यह सब ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह वर्गीकरण कर्म के आधार पर था और अस्पृश्यता नहीं थी। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत। तो यह इस समाज में नहीं थी। इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है, तो ऋग्वेद से हमें एक, मतलब हम कह सकते हैं कि कहानी मिलती है कि एक व्यक्ति रहता है जो कि मतलब वह पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, तो वह कुल से ब्राह्मण रहता है, और वह व्यक्ति कहता है कि मेरे पिताजी हैं जो वह रक्षा का काम करते हैं, मतलब समाज की रक्षा करते हैं, तो वो क्षत्रिय है, और हम मेरी माँ है जो वो सभी के घरों में रोटियां बनाती है, तो यानी उसकी माँ जो है वो शूद्र कुल की है, ठीक है। तो और उसने कहा है कि जो हम तीनों साथ में मिलकर भोजन करते हैं, साथ में मिलकर बैठते हैं और साथ में मिलकर रहते हैं, तो इस कारण से हमें जानकारी मिलती है कि इस समय छुआछूत नहीं थी, ठीक है। क्या नहीं थी, छुआछूत बिल्कुल भी इस समय नहीं थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यह सामाजिक वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पहलू पर चलते हैं, तो नेक्स्ट पहलू जो था वह था पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें हम, तो देखिए परिवार की सबसे छोटी इकाई, क्या सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी। परिवार थी साधारणतः, यदि हम बात करें तो साधारणतः संयुक्त परिवार पाए जाते थे। कैसे संयुक्त परिवार, क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता थी तो आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण में अभी भी संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। जैसे यदि आप कोई लोग गांव से होंगे तो उनको पता होगा कि ग्रामीणों में अभी भी संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, जबकि नगरों में एकल परिवार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। जो परिवार का प्रमुख होता था वह एक पुरुष होता था, परिवार का एक प्रमुख होता था वह पुरुष होता था, और जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था। कैसा था, पितृ सत्तात्मक, मतलब यहां पर जो मुखिया होता था परिवार का वह पिता होता था, ठीक है। अब आप मतलब जो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन पढ़ाया था उससे यहाँ पर तुलना करते हुए चलना कि क्या अंतर आया भारतीय समाज में। वहां पर देखिए समाज कैसा था, वहां पर मात्र सत्तात्मक था, जबकि यहाँ पर जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक हो गया है, ठीक है। तो आप यह तुलना करते हुए चलना, ठीक है। तो यह थी पारिवारिक इकाई। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए अब हम पढ़ते हैं सबसे मुख्य बिंदु, महिलाओं की स्थिति। देखिए यदि हम बात करें महिलाओं की स्थिति, तो इस समय पर जो महिलाओं की स्थिति थी वह इतनी श्रेष्ठ थी कि महिलाओं को ऐसी स्थिति आज तक प्राप्त नहीं हो सकी है। मतलब आज तक भी महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता भारतीय समाज में प्राप्त नहीं हो पाई है जितनी स्वतंत्रता ऋग्वैदिक काल में थी। तो महिलाओं की एक एक स्थिति को हम पढ़ते हैं कि आखिर महिलाओं की स्थिति कैसी थी। यदि महिलाओं की स्थिति की हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति इस समय में सर्वश्रेष्ठ थी। कैसी थी, सर्वश्रेष्ठ थी, ठीक है।
यदि हम बात करें तो महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकती थी महिलाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जानकारी मिलती है कुछ जो विद्वान महिलाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि बिस्त आरा, या बिस्त आरा घोषा, लोपामुद्रा, सिकता और अपाला। अपाला को ही हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मवादिनी ऋषिकी। क्या? ब्रह्मवादिनी ऋषिकी। तो यह ऋग्वैदिक कालीन समय की विदुषी महिलाएं थी, मतलब यह महिलाएं बहुत ही ज्यादा विद्वान थी और पढ़ी लिखी थी। ठीक है, तो महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट चर्चा करें अगले की, तो देखिए महिलाएं जो है वो अपने पति के साथ यज्ञ आदि में भाग ले सकती थी। यज्ञ में क्या कर सकती थी? भाग ले सकती थी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो महिलाएं जो है वो राजनीतिक कार्यों में भी सहायता प्रदान करती थी, मतलब राजनीतिक कार्य जो थे, जैसे प्रशासन संबंधी कार्य थे, राजनीतिक कार्यों में भी सहायता करती थी, अपनी सलाह देती थी। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यों में यह सलाह भी देती थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस समय पर विधवा पुनर्विवाह भी प्रचलन में था, मतलब जैसे यदि किसी महिला का पति खत्म हो गया है तो यदि वह महिला चाहे तो यह विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ठीक है, पुनर्विवाह कर सकती थी। और यदि हम बात करें तो यदि जैसे कोई महिला पुनर्विवाह करती है तो उसके बाद यदि उसका जो पुत्र होगा, मतलब जैसे दोबारा विवाह करने के बाद यदि पुत्र उत्पन्न होता है तो उसे कहते थे पुनर्भू। ठीक है, क्या कहते थे? पुनर्भू कहते थे पुत्र को। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो महिलाओं की स्थिति में ही हम आगे देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति आगे किस प्रकार की थी। तो यदि इसके बाद यदि हम बात करें तो इस समय पर नियोग प्रथा का प्रचलन था, मतलब नियोग प्रथा। अब यह नियोग प्रथा क्या थी? और एक प्रचलन था नियोग विवाह का। क्या था? नियोग विवाह। एक ही है लगभग लगभग दोनों। तो यदि नियोग विवाह की यदि हम बात करें तो नियोग विवाह था कि जो महिलाएं हैं, जैसे यदि कोई महिला है उसकी यदि पति खत्म हो गया है तो वह अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। देवर यानी अपने भाई, अपने पति के छोटे भाई के साथ, देवर के साथ विवाह कर सकती थी। और यदि हम बात करें कि इस प्रकार के विवाह से यदि जो पुत्र उत्पन्न होता था वह कहलाता था क्षेत्रज। क्या कहलाता था? क्षेत्रज। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था थी, मतलब समाज में एक भी कुरीतियां नहीं थी। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या क्या था। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो जीवन भर अविवाहित, मतलब यदि महिलाओं की इच्छा है तो वह जीवन भर अविवाहित भी रह सकती थी। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो जो है इस समय बाल विवाह, तलाक, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और सती प्रथा, ये सभी जो सामाजिक कुरीतियां हैं यह बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं थी। मतलब
ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं यह बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं थी, यह सभी प्रारंभ होंगी उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके आगे आप देखिए अब क्या क्या महिलाओं को स्वतंत्रता और दी गई थी। तो महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार था, मतलब संपत्ति लेने का भी अधिकार था, पिता की संपत्ति से संपत्ति लेने का अधिकार था। यह यदि हम बात करें तो संपत्ति का अधिकार अभी हाल ही में मतलब मिला है कुछ समय पहले महिलाओं को, जबकि पहले यह कुछ नहीं था। इसके बाद यदि हम बात करें तो महिलाओं को अपना मतलब जीवन साथी चुनने का भी अधिकार था, मतलब कि वह स्वेच्छा से अपना वर चुन सकती थी। तो लड़कियां स्वेच्छा से अपना वर भी चुन सकती थी, अपना क्या कर सकती थी, वर चुन सकती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक स्वतंत्रता मतलब महिलाओं को यहां पर दी गई है। इतनी स्वतंत्रता आज तक की हम कह सकते हैं कि समाज में भी उपलब्ध नहीं है, जबकि आज का हमारा जो समाज है वह 21वीं सदी का भारत है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में एक शब्द का उपयोग किया गया है जिसका नाम है जयादेशतम। क्या? जयादेशतम। इसका मतलब होता है कि नारी के बिना घर सूना है, नारी के बिना घर सूना है। तो देखिए अब मतलब कि जो समाज था वह कितना उन्नत था और जो स्त्रियों की स्थिति थी वह मतलब कितनी महान थी, स्त्रियों को कितना सम्मान दिया जाता था इस क्षेत्र में। तो यह थी जो है महिलाओं की स्थिति। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक था वेशभूषा, कि आखिर यह इनका पहनावा किस प्रकार का था, यह किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो यदि हम वेशभूषा की बात करें तो देखिए यह 4 प्रकार के वस्त्रों को पहनते थे। कौन कौन से? बास, अधिबास, नेवी और उष्णीय। बास की यदि हम बात करें तो बास जो था वह कमर के नीचे पहना जाता था। क्या? कमर से नीचे जो कपड़ा पहना जाता था उसे हम कहते थे बास। इसके बाद यदि अधिबास की बात करें तो यह कमर से ऊपर पहना जाता था, कमर से ऊपर पहना जाता था। इसके बाद यदि हम बात करें नेवी की तो यह एक मतलब अंदरूनी कपड़ा था जो अंदर पहना जाता था। तो यह एक अंदरूनी कपड़ा था, अंदरूनी कपड़ा था। और उष्णीय का मतलब होता है पगड़ी, जो कि सर पर रखते थे, मतलब पगड़ी जो कि सिर पर पहनते थे। कहां पर पहनते थे? सिर पर पहनते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि कितने प्रकार की वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो बास, अधिबास, नेवी और उष्णीय। इसके बाद यदि हम बात करें देखिए अगला जो पॉइंट देखते हैं हम कि किस प्रकार के आभूषण का प्रयोग करते थे। देखिए यहां पर देखिए आप सभी मतलब अब ये मत सोचिए कि आपने ये नहीं बताया कि ऊनी करते थे कि सूती पहनते थे कि क्या पहनते थे। देखिए यहां तक आते हुए आते सब विकास हो गया है, ऊनी भी पहन रहे हैं, सूती भी पहन रहे हैं, रेशमी भी पहन रहे हैं, मतलब हर प्रकार की कपड़े जो हैं यहाँ पर मतलब उनका हम कह सकते हैं कि विकास हो गया है और उनकी खोज हो चुकी है। ठीक है, तो ऊनी, सूती यह सब पहनते थे। इसके बाद यदि हम आभूषण की बात करें तो देखिए आभूषण के अंतर्गत यह है, एक तो गले का हार पहनते थे, गले में मतलब हार पहनते थे और हार जो गले में पहनते थे उसको कहते थे रुकुम। क्या कहते थे? रुकुम। और जो सोने का हार होता था, सोने का हार जो था उसको कहते थे निष्क। क्या कहते थे? निष्क। ठीक है, यदि हम बात करें तो आभूषणों की, तो आभूषण जो है वह मिट्टी के बनाए जाते थे, सोने के बनाए जाते थे, तांबा के बनाए जाते थे और कांसा के बनाए जाते थे। जबकि ये लोग जो है वो चांदी और लोहे से परिचित नहीं थे। क्या थे? चांदी और लोहे से ये लोग
परिचित नहीं थे। लोहा आपको मिलेगा मतलब उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, 1000 ईस्वी के आसपास। और यदि हम बात करें चांदी की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इससे परिचित थे, जबकि ऋग्वैदिक कालीन जो आरती है वो इससे परिचित नहीं थे। इसके बाद यदि हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा था। यदि हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगले टॉपिक है हमारा खान पान की। यह किस प्रकार के भोजन का उपयोग अपने खाने में करते थे। तो देखिए वही, यदि हम खान पान की बात करें तो खान पान के अंतर्गत यह शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे, दोनों प्रकार के यह भोजन करते थे। खास शाकाहारी भोजन के अंतर्गत यदि हम बात करें तो यह जौ का उपयोग करते थे और जौ को कहते थे यव। यह क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि जौ को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे, तो यव कहते थे, ठीक है। फिर गेहूं, चावल, चना, मटर, अनाज, इन सभी का भी यह लोग मतलब प्रयोग करते थे, ठीक है। और यदि हम मांसाहार की बात करें तो मांसाहार में वही बकरा, बकरी, भेड़, बकरा, बकरी, भेड़, मुर्गी, मछली, घड़ियाल, इन सभी का उपयोग करते थे। क्या, मछली, घड़ियाल, ठीक है। भैंस की जानकारी की यदि हम बात करें तो भैंस की जानकारी हमको विशेष तौर पर नहीं मिलती है, लेकिन भैंस के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है जो है श्याम। क्या उपयोग किया गया है, श्याम का किया गया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पेय पदार्थ की, यदि हम बात करें पेय पदार्थ की, तो पेय पदार्थ के अंतर्गत ये लोग जो है सोमरस का पान करते थे। क्या कहते थे, सोमरस का पान करते थे। और जो सोमरस था वह मतलब सोमरस, आप लोग अभी वर्तमान से अनुमान नहीं लगा लेना कि सोमरस वो वाला था। सोमरस वनस्पतियों से मिलकर बनता था। किससे, वनस्पति से, वनस्पति से मिलकर सोमरस जो है बनता था। और यदि हम बात करें तो यह जो वनस्पति है यह मुजबंत चोटी से आती थी। कहां से, मुजबंत चोटी। और आप लोग अब अभी बताना कमेंट करके कि मुजबंत चोटी कहां पर है। मैंने आपको पढ़ाया था जब पहला लेक्चर लिया था या दूसरा लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो मुजबंत चोटी आप कमेंट करके बताना कि कहां पर है। इसके बाद यदि हम बात करें तो गाय को, जो इनका सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि पूजनीय पशु था, गाय जो था वो सबसे पूजनीय पशु था। इसको अघन्या कहा गया है। क्या, अघन्या मतलब जिसकी हत्या ना की जा सके, जिसकी मतलब हत्या ना की जा सके, ठीक है। और मेहमानों को गोहंता कहा गया है। गोहंता किसको कहा गया है, मेहमानों को। तो ये टर्म पूछते हैं परीक्षाओं में कि किसको अघन्या कहा गया है, किसको गोहंता कहा गया है, तो इनको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगली जो व्यवस्था थी वो है मनोरंजन के साधन। आखिर मनोरंजन के साधन किस प्रकार के, ठीक है। यदि हम बात करें मनोरंजन के साधन की, तो अब हम समझ लेते हैं कि मनोरंजन का साधन, तो देखिए मनोरंजन के साधन के लिए यह लोग शिकार खेलते थे, पशुओं को आपस में लड़ाना, वही सब है। मतलब जितने मनोरंजन के साधन हम पहले पढ़ चुके हैं, पशुओं को आपस में लड़ाना। इसके बाद यदि हम बात करें तो रथ दौड़, घुड़दौड़, जुआ खेलना। जुआ इस समय में एक मतलब प्रमुख मनोरंजन का साधन हो गया था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि ये लोग जुआ खेलते थे, तो ऋग्वेद से एक कहानी मिलती है जिसमें एक व्यक्ति बताता है कि वह अपने मतलब वह जुए में अपने 100 पुत्रों को हार गया था। कितने, 100 पुत्रों को हार गया था। तो ऋग्वेद में ये हमें कहानी मिलती है कि एक व्यक्ति जो है वो जुए में अपने 100 पुत्रों को हार गया था, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और इसके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं कि जो है वो ये लोग मनोरंजन के साधन के रूप में जुए का उपयोग करते थे। इसके बाद यदि हम
आगे बात करें तो अब देखते हैं हम न्याय व्यवस्था। ठीक है, न्याय व्यवस्था की यदि हम चर्चा करें, देखिए न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे जो प्रमुख होता था न्याय करने वाला, वह होता था राजा। मतलब जो सबसे ऊपर बैठता था न्याय के पद पर, वह था राजा। राजा के पास ही अंतिम सुनवाई होती थी। ठीक है, और यदि हम बात करें तो राजा के आदेश से ही सभा जो थी यह भी न्याय कार्य करती थी। और यदि हम बात करें तो राजा कुछ जैसे व्यक्तियों को भी न्याय करने का अधिकार प्राप्त देता था, मतलब अधिकार दे देता था। तो अधिकार प्राप्त व्यक्ति, अधिकार प्राप्त व्यक्ति जिसे हम कहते हैं प्रश्न बिनाक। क्या कहते हैं? प्रश्न बिनाक। यह भी न्याय का कार्य करता था। देखिए अब राजा जो अकेला है यह तो सब कुछ कर नहीं लेगा, मतलब कि वह न्याय भी कर ले, प्रशासन भी संभाल ले, तो उसके द्वारा कुछ अधिकार सभा को दिए गए थे। यह मतलब जो सभा थी यह ग्राम स्तर पर या मतलब जो छोटे छोटे स्तर थे उन पर जो न्याय का कार्य करती थी। और यदि हम बात करें तो कुछ मतलब अधिकार एक निश्चित व्यक्ति को राजा के द्वारा सौंपे गए थे, जिसे हम कहते थे प्रश्न बिनाक। और यह प्रश्न बिनाक जो है वो न्याय करने का काम करता था। इसके बाद यदि हम बात करें तो दंड की, कि न्याय के अंतर्गत जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे दंड क्या दिया जाता था। तो यदि हम बात करें दंड की, तो दंड के अंतर्गत यह जैसे दो प्रकार के दंड देते थे। एक तो देते थे शारीरिक और एक देते थे क्या? आर्थिक। शारीरिक की यदि हम बात करें तो शारीरिक में क्या देते थे? तो शारीरिक में वही जैसे कोड़े मारना, कान विच्छेद करना यानी कान काट लेना या किसी भी शरीर के अंग को काट लेना, तो यह सभी जो थे वो शारीरिक दंड के अंतर्गत थे। ठीक है, और यदि हम आर्थिक दंड की बात करें तो जैसे आर्थिक दंड के अंतर्गत जैसे जो है आर्थिक दंड लगाते थे कि जैसे 100 गायें दो, क्योंकि गाय जो था उस समय बहुत ही मतलब सबसे पवित्र पशु था और यह सबसे महंगी वस्तु भी थी। तो 100 जैसे गायों का दंड लगा दिया। इसके बाद जैसे कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ आर्थिक रूप से लगा दिया दंड, तो इस प्रकार से लगाते थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कि यदि कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है, जिसने तो जो है देशद्रोह किया है। क्या किया है? देशद्रोह। अगर कोई व्यक्ति है जिसने देशद्रोह किया है तो उसको जो राजा है वो मृत्यु दंड देता था, मतलब मृत्यु दंड भी देता था या उसे देश निकाला दे दिया जाता था कि अब आप इस देश में नहीं रह सकते हैं और आपको देश निकाला दिया जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति जैसे गाय को भी मारता था, जैसे गाय की हत्या करने वालों को भी क्या किया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या किया जाता था? मृत्यु दंड। ठीक है, यहां पर एक सबसे जो मुझे अजीब मतलब अच्छी बात लगी वह यह थी कि जैसे यदि बात करें कि जैसे अगर जैसे देशद्रोह किसी मतलब जैसे राजा के लड़के ने किया है, ठीक है, और यदि हम बात करें जैसे राजा के लड़के ने किया है और यदि हम बात करें कि जो राजा है उसको दंड नहीं दे पा रहा है, मतलब कि अगर जैसे राजा बोलता है कि यह तो यार हमारा बेटा है इसको छोड़ दो प्लीज, तो यदि जैसे राजा दंड नहीं दे पा रहा है अपने मतलब सगे संबंधियों के कारण, तो वह दंड जो है वो राजा को दिया जाएगा। मतलब यह पहली बार देखा जा रहा है यहाँ पे कि अगर किसी व्यक्ति को राजा के कारण दंड नहीं मिल पा रहा है तो उसका जो दंड है वह राजा भोगेगा। कौन भोगेगा? राजा भोगेगा। तो यह एक मतलब बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि गजब प्रक्रिया थी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अब हम देख लेते हैं कि मृतक संस्कार के अंतर्गत किस प्रकार से करते थे। तो देखिए यदि हम मृतक संस्कार की बात करें तो मृतक संस्कार के रूप में मुख्य रूप से दाह संस्कार करते थे। क्या कहते थे? दाह संस्कार। मतलब जैसे कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी दाह को लकड़ियों के साथ जला देंगे। ठीक है, या इसी को कहते हैं हम अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब कि इसका अब अंत कर देंगे। ठीक है, और जो अस्थियां होती थी मतलब अस्थियां जो होती थी उसको क्या करते थे?
पवित्र नदी में बहा देते थे, पवित्र नदी, ठीक है। अस्थियां क्या करते थे, पवित्र नदी में बहा देते थे। और पवित्र नदी, अब आप यहाँ पर ये मत सोच लेना कि पवित्र नदी यानी गंगा, ये तो अभी हुई है। उस समय की पवित्र नदी कौन, उस समय की जो पवित्र नदी थी वह थी सरस्वती, जिसे नदी तमा भी कहा जाता था, यानी नदियों की माता। तो जो अस्थियां थी उनको पवित्र नदी में बहा देते थे, ठीक है। तो पवित्र नदी में इनको बहा देते थे। तो जी, यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और सामाजिक जीवन जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं कि मतलब सामाजिक जीवन के अंतर्गत यहाँ पर कितना उन्नत समाज था। न समाज में एक भी कुरीतियां थी, न समाज में एक भी बुराई थी, कुछ भी समाज में नहीं था मतलब। और समाज जो था वह बहुत ही ज्यादा विकसित था, महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। तो भगवान करे मतलब कि जो हमारा भारतीय समाज है वो इसी तरह फिर से दोबारा हो जाए और मतलब समाज में एक भी कुरीतियां ना रहे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे यह जो जानकारी है वो सभी महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच पाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसा ही अच्छा कंटेंट मिलता रहे जो कि आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु के रूप में साबित हो, ठीक है। तो अंत में जय हिंद, जय भारत, और अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए।